नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र और क्राइम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मेरे साथ कैमरे पर हैं मेरे सहयोगी दीपक। आज की जो वारदात है वो बड़ी सर घुमाने वाली है। सर घुमाने वाली इस वजह से कि इस वारदात में एक गुनाह को छुपाने के लिए कई गुनाह किए गए, एक के बाद एक कत्ल किए गए और आखिरकार करीबन पिछले साल अक्टूबर या नवंबर की ये वारदात है और 7-8 करीबन अक्टूबर करीबन इस पूरे मामले को खुलने में 10 महीने के आसपास का वक्त लग गया। पूरे मामले की जो शुरुआत होती है वो होती है एक बैंक के लोन से। सुमित श्रीवास्तव नाम का एक लड़का जो है वो बनारस में एक बैंक से लोन लेता है। 5 लाख का उसने लोन अप्लाई किया था पर्सनल और 4,73,000 रुपये उसको मिलते हैं बतौर लोन की राशि। इसके बाद जो सुमित है वो अपना लोन पास हो चुका था, उसको जो भी करना था वो उसकी प्लानिंग कर रहा था। ये बात जो लोन हुआ था वो करीबन 15 नवंबर के आसपास इसका लोन सैंक्शन हुआ था और आगे उसने कुछ प्लान बना रखा था, कहीं पे इन्वेस्ट करना था या कुछ अपना और काम करना था। पेशे से जो सुमित था वो खुद LIC एजेंट था और वो लोगों की पॉलिसीज़ वगैरह करता था। तो 23 नवंबर को 23 भी नहीं 22 नवंबर को ये जो सुमित श्रीवास्तव है ये अचानक गायब हो जाता है। घर वाले काफ़ी ढूंढते हैं, दोस्त यार जो हैं, लंबा सर्कल है दोस्त यारों का और वैसे भी ये LIC का एजेंट था तो उसके हिसाब से कई सारे लोग हैं जिनको ये जानता होगा। तो जितने भी लोग हैं उनसे बात की जाती है और इसके ऑफिस से या इसके जो कोलीग्स हैं, इसके जो दोस्त हैं, उन सब से बात की जाती है और उनसे परिवार को कुछ पता नहीं चलता कि सुमित कहाँ गायब हो गया। थक हार के 23 नवंबर को ये जो परिवार है मंडुआ डीह थाना है बनारस में, वहाँ पर पहुँचता है और पुलिस को गुमशुदगी की नहीं बल्कि अपहरण की रिपोर्ट लिखवाता है। अब उसकी वजह क्या थी ये तो साफ नहीं था, लेकिन परिवार को ये आशंका थी कि जो सुमित है उसको अगवा किया गया है। इसके बाद पुलिस मामला दर्ज कर लेती है और मामला दर्ज करने के बाद तफ्तीश शुरू करती है। परिवार से पूछताछ होती है कि क्या करता था, तो बताते हैं कि LIC का एजेंट था और LIC की पॉलिसीज़ वगैरह किया करता था और बाकी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो परिवार ये भी बताता है कि हाल में ही करीबन 5 लाख का लोन लिया था और कुछ काम करना था उसे। तो ये बात भी पुलिस नोट कर लेती है और CDR जो होती है सुमित की वो निकालते हैं। CDR को टैली करते हैं और देखते हैं कि आखिरी जो लोकेशन है वो कहाँ की है। तो उसमें लोकेशन में आता है आखिरी लोकेशन बनारस का जो आउटस्कर्ट का इलाका है, थोड़ा रूरल इलाका है, वहाँ पे उसकी लास्ट लोकेशन आती है। पुलिस की कई टीमें उधर भी जाती हैं, लोगों से पता करती हैं, फ़ोटो वगैरह दिखाती हैं, पता करती हैं कि क्या इस लड़के को कहीं आसपास देखा था। तो जो भी आसपास के इलाके के लोग थे वो मना करते हैं कि हम लोगों ने नहीं देखा। तफ्तीश जारी रहती है। कुछ दिन गुजरते हैं, 3-4 या 5 दिन। अचानक ये राजगढ़ का कोई इलाका है, जंगली इलाका है बनारस के पास, वहाँ पर सुमित की जो है लाश मिलती है। पहले जो सुमित अगवा हुआ था अब उसकी लाश मिल गई है, लेकिन सवाल ये कि सुमित को अगवा किसने किया और सुमित की हत्या किसने करी। ये सवाल जो थे वो पुलिस को पता करने थे और इन्हीं सवालों का जवाब पाने के लिए पुलिस ने अपनी तफ्तीश जारी रखी और पुलिस ने ख़ास तौर पे जो सुमित के बैंक अकाउंट्स थे उनके ऊपर भी निगाह रखी। उसकी जो CDR थी उससे भी की और उसका जो नंबर था, जो सुमित का जो नंबर था, क्योंकि मोबाइल फ़ोन जो था वो स्विच ऑफ कर दिया गया था सुमित के पास। जब उसकी बॉडी बरामद की गई, लाश जब बरामद हुई, तो ना तो उसके पास उसका वॉलेट था, वॉलेट में आधार कार्ड जो था वो भी नहीं था, ATM कार्ड जो था वो भी नहीं था और इसके अलावा जो सुमित का मोबाइल था वो भी गायब था। तो ये जो 3-4 चीज़ें जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वो गायब थी और पुलिस को लग रहा था कि जो मामला है
वो लूटपाट का ही होगा, क्योंकि अगर लूटपाट निजी रंजिश की वजह से मारा जाता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि निजी रंजिश में कोई भी शख्स इस तरीके की चीज़ों को हाथ नहीं लगाता। लेकिन थोड़ा थोड़ा पुलिस को ये मामला क्लियर हो रहा था कि ये जो मामला है ये लूटपाट का ही लग रहा है। और लूटपाट भी क्या, एक पुलिस को लग रहा था कि कोई गहरी साजिश है इस पूरे इसके पीछे। अब पुलिस जो अकाउंट है उस पर नज़र रखना शुरू करती है और रोज़ जो सुमित का जो एक सिम जो होता है, एक डुप्लीकेट सिम भी पुलिस ले लेती है और उसको चलाना शुरू कर देती है और ये टैली करती है कि किस तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं। पुलिस को एक दिन मैसेज आता है उसके मोबाइल फ़ोन पे सुमित के कि उसके खाते से 2 जगह पे पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं और जो पैसे ट्रांसफ़र हुए थे उनमें एक जो शख्स था जिसके खाते में, जो लड़का था जिसके खाते में पैसे ट्रांसफ़र हुए, उसका नाम ब्रजेश था और जो दूसरा था वो राजू नाम का एक लड़का था जिसके खाते में सुमित के खाते से पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं। अब पुलिस को लगता है कि कैसे सुमित का खाता तो कोई ऑपरेट कर नहीं रहा, तो कैसे सुमित के खाते से इन दोनों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो मुख्य रूप से या फौरी तौर पे पुलिस को लगता है कि इन दोनों में से ब्रजेश और जो राजू हैं इन्होंने ही सुमित का कत्ल किया है और यही उसकी गुमशुदगी के पीछे होंगे और इन्होंने ही उसको अगवा करके उसका कत्ल किया होगा। इस बात पे पुलिस ये जो ब्रजेश है इसके पास पहुंचती है, इसके घर पे पहुंचती है तो मालूम चलता है कि ब्रजेश जो है वो घर पे मौजूद नहीं है। पुलिस कई बार उसके घर के चक्कर लगाती है लेकिन ब्रजेश पुलिस को घर पे नहीं मिलता। दिसंबर की शुरुआत के आसपास पुलिस को पता चलता है कि ये जो लड़का ब्रजेश जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी उसकी लाश पुलिस को वहीं बनारस के ही पास में मिली है और उसका कत्ल हो गया है। अब एक कत्ल के लिए यानी सुमित के कत्ल के लिए पुलिस ब्रजेश को ढूंढ रही थी और अब जो एक मामला सुलझ जाता, अगर ब्रजेश पकड़ा जाता तो ब्रजेश का भी कत्ल हो गया। तो ये पुलिस को लगा कि कोई ना कोई इस पूरे मामले में पीछे से खेल खेल रहा है और जितने भी इस मामले के रिलेटेड लोग हैं उनको वो धीरे धीरे हटा रहा है। अब ब्रजेश की तो मौत हो चुकी थी लेकिन एक और शख्स था जिसके खाते में पैसे ट्रांसफ़र हुए थे और वो था राजू। अब पुलिस ने राजू की तरफ अपना कंसंट्रेशन लगाना शुरू किया और राजू को ढूंढना शुरू किया। राजू के घर पे पहुंची तो मालूम चला कि राजू कई दिनों से लापता है। पुलिस पता करती है कि राजू कहाँ गया, उसकी जो रिश्तेदार हैं उनमें ढूंढती है, उसका CDR निकालते हैं, लोकेशन देखते हैं तो मालूम चलता है उसकी भी लोकेशन वहीं रूरल बनारस की आखिरी आ रही है। वहाँ पे भी जाके पूछताछ करते हैं, वहाँ पे भी कुछ पता नहीं चलता। अब सोचिए कि पुलिस के लिए बड़ा सरदर्द क्या कहा जाना चाहिए कि ये पुलिस के लिए एक चैलेंज हो गया था कि ये जो पूरा मामला है इसको सॉल्व कैसे करेगी। एक लड़का सुमित जिसका मर्डर हुआ, जिसकी लाश मिली, सुमित के खाते से पैसे ट्रांसफ़र हुए ब्रजेश को, जिसका मर्डर हुआ, उसकी लाश मिली, सुमित के खाते से ही पैसे ट्रांसफ़र हुए राजू को, उसका कोई अता पता नहीं है। तमाम पुलिस ने खोजबीन कर ली, राजू का कुछ पता नहीं चल पा रहा। अब पुलिस कैसे इस पूरे मामले को सुलझाए, तो पुलिस ने तय किया कि एक काम किया जाए सुमित की, राजू की और जो ब्रजेश है उन तीनों की जो मोबाइल रिकॉर्ड है, CDR जो है कॉल डिटेल रिकॉर्ड, उसको निकाला जाए और उसमें देखा जाए कि आखिर इन तीनों के जो कॉमन एक फ्रेंड्स हैं वो कौन है और जो तीनों के टच में हो। तो इस तरीके से पुलिस ने इन तीनों की CDR निकाली और उसमें से इन लोगों ने पुलिस ने उसको खंगालना शुरू किया और पुलिस ने देखा कि जो सुमित था वो एक जो लड़का है जिसका नाम सौरभ है, जिसका नाम नीलकंठ है, उसके टच में था। जो नीलकंठ था, नीलकंठ अब उसकी भी CDR निकाली गई नीलकंठ की, तो देखा कि नीलकंठ जो है वो ब्रजेश के टच में था, राजू के टच में था। अब अभी राजू और ब्रजेश की CDR निकाली गई
तो उसमें आया कि वो नीलकंठ के टच में थे, और इसके अलावा एक जो लड़का है अभिषेक, उसके टच में भी था, और 2-3 नंबर और थे जिसमें करीबन 5-6 नंबर और थे जिनसे इन लोगों की बात हुआ करती थी, जिसमें अभिषेक था, एक रामविलास था, एक शशिकांत था, विकास पटेल था, पंकज पटेल था, और जो मैं नीलकंठ जिसका नाम बता रहा हूँ उसका नाम शिवम जायसवाल है, और एक लड़का सोनू था, और इसके अलावा सौरभ। ये करीबन 8 लड़के थे जिनसे इन लोगों की बात होती थी। अब पुलिस को लगा कि इनमें से कोई ना कोई लड़का जो है, इसको अगर हम पकड़ते हैं और इनसे बातचीत करते हैं, इनसे पूछताछ करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो सुराग मिलेगा, क्योंकि एक कॉमन थ्रेड थी। जो 3 लोग जिनका कहा जाना चाहिए कि मर्डर हो गया, एक जो राजू था उसका तो पता नहीं चला, लेकिन बाद में पता चला कि उसका भी मर्डर हो गया। वो मर्डर कैसे हुआ वो मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन पुलिस को लग रहा था कि एक कॉमन थ्रेड है तीनों के बीच में, और वो ये नंबर्स हैं 5-6 लड़कों के जिनसे ये तीनों लोग बात किया करते थे। पुलिस ने अब उनमें से एक जो लड़का था अभिषेक, जो हर किसी के साथ एक कॉमन फ्रेंड में था, जिसे सुमित भी जानता था, जिसे ब्रजेश भी जानता था, जिसे राजू भी जानता था। पुलिस ने अभिषेक को उठाया, और अभिषेक को उठाने के बाद उसका बैकग्राउंड चेक किया, तो मालूम चला कि अभिषेक पर जीआरपी थाने में चोरी के करीबन 5 मामले दर्ज हैं। और पता किया तो मालूम चला कि अभिषेक जो है, उसका जो पिता है वो मुन्ना बजरंगी का सहयोगी था, शार्प शूटर कहा जाना चाहिए, और उसका पुलिस एनकाउंटर में उसकी मौत हुई थी। और घर परिवार के बारे में मालूम चला तो ये भी मालूम चला कि उसका एक जीजा था, उसका भी पुलिस एनकाउंटर में मौत हुई थी। तो यानी कुल मिला के पूरा क्रिमिनल बैकग्राउंड था। और अभिषेक हाल फिलहाल में वहीं पे उसने एमएससी की हुई थी, और वो एक कंप्यूटर जो है शॉप वो चलाया करता था। पुलिस ने अभिषेक को उठाया, उससे पूछताछ करी, और उसके बाद अभिषेक जो था उसने पूरी कहानी बताना शुरू करी। यानी पहले दिन से जब सुमित जो है उसको 5 लाख का जो लोन था वो सैंक्शन हुआ था, और जो पैसे थे उसके खाते में आए थे। दरअसल ये जो शिवम जायसवाल उर्फ नीलकंठ है, ये सुमित को जानता था, और एक बैंक में नौकरी किया करता था। सुमित एजेंट था, तो सुमित ने इसको अप्रोच किया कि मुझे पर्सनल लोन चाहिए और तुम मेरी मदद करो इसमें। तो ये जो शिवम जायसवाल था, इसने सुमित की मदद करी और बैंक से 5 लाख का लोन सैंक्शन करवा दिया। लोन सैंक्शन हो गया, लेकिन जब लोन सैंक्शन हो गया तो इसके मन में, जो शिवम जायसवाल उर्फ नीलकंठ है, इसके मन में लालच आ गया, और उसको लगने लग गया कि ये जो पैसा है कैसे भी करके सुमित से हम लोग हड़प लें। इस मामले में इसने सहयोग लिया अभिषेक जायसवाल, क्योंकि सुमित को शिवम को मालूम था कि अभिषेक जायसवाल है, उसके ऊपर कई सारे मुकदमे दर्ज हैं और उसके परिवार की पृष्ठभूमि भी आपराधिक है। तो उसको लगा कि अगर मैं इसको अपने साथ मिला लूँ तो मैं पैसे जो है इससे, सुमित के जो खाते से पैसे हैं वो निकाले जा सकते हैं। तो यही योजना इन लोगों ने बनाई, और इस योजना में 3-4 लोगों को और मिला लिया, जैसे मैंने आपको बताया था, जिसमें ये रामविलास, शशिकांत, विकास, पंकज और सौरभ और सोनू, इन लोगों को मिला लिया, और योजना तैयार की गई कि हम सुमित को बुलाते हैं एक सुनसान जगह पे, और वहाँ पे इसका मर्डर करने के बाद इसका जो भी डेबिट कार्ड वगैरह होगा वो हम लोग ले लेंगे, और जो पैसा है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। हुआ भी ऐसा ही, और इन्होंने उसी तरीके से किया। 22 नवंबर 2019 को इन्होंने सुमित को बोला कि कुछ हम लोगों को पॉलिसीज़ करवानी है, और कुछ ग्राहक हैं जो रूरल एरिया में जिनको पॉलिसीज़ लेनी है, 3-4 लोग हैं, तो तुम हम लोगों के साथ चलो और वहीं पे सारी पॉलिसीज़ वगैरह कर देना, तो तुम्हें पेमेंट वगैरह भी हो जाएगा, जो भी चेक वगैरह देंगे वो तुम लेके आ जाना। सुमित को भी लगा कि 4-5 पॉलिसीज़ मिल रही हैं तो क्या बुराई है जाने में। तो उस दिन सुमित, अभिषेक और ये शिवम जायसवाल और 1-2 लड़के और थे जिनके साथ ये वहाँ पे गया।
वहीं पे एक जो जिस जगह पे हत्या हुई वहाँ पे एक ट्यूबवेल था और ट्यूबवेल के साथ में ही लगा हुआ कमरा था। तो वहाँ पे इन लोगों ने मिलके सुमित का मर्डर कर दिया और उसकी जो लाश थी वो पास के जो राजगढ़ का जो जंगल है उसमें फेंक दी। इनको लग रहा था कि एक बार डेबिट कार्ड उनके हाथ में आ गया है तो पैसे हम लोग धीरे धीरे निकालते रहेंगे, लेकिन गलती ये हो गई कि सुमित का जो मर्डर था उसको करने से पहले उसका पिन विन उन्होंने पूछा नहीं था। तो अब पैसे कैसे ट्रांसफ़र किए जाए ये जो था बड़ा मुद्दा था इनके सामने। तो ऐसे में इनमें से एक जो लड़का है सौरभ, उसने सलाह दी कि मैं दो ऐसे लड़कों को जानता हूँ जो इस तरीके के कामों में बहुत कहा जाना चाहिए निपुण है। उनका दिमाग बहुत तेज़ चलता है इस तरीके के पैसे ट्रांसफ़र करने में या फिर ऐसे कुछ गड़बड़ घोटाला करने में। तो अभिषेक ने पूछा कि ऐसा कौन है, तो बताया गया कि ब्रजेश और जो राजू नाम के ये दो लड़के हैं, ये इस तरीके के जो नेट बैंकिंग के फ्रॉड वगैरह होते हैं वो करते हैं। और ये जो पैसे है ब्रजेश के जो खाते में पड़े हुए हैं 4,73,000 रुपये, माफ़ कीजिएगा सुमित के खाते में जो 4,73,000 रुपये पड़े हुए हैं वो आसानी से ट्रांसफ़र करवा देंगे। तो पहले से ही करीबन 5-6 लोग थे, तो उनको लगा कि चलो कोई नहीं, सबको 50-50 हज़ार भी मिले तो काम चल जाएगा। तो और अगर पैसा पड़ा रहा तो किसी के काम भी नहीं आएगा। तो यही सोच के इन लोगों ने ब्रजेश और जो राजू है उनको अपने साथ मिला लिया। जैसा तय था इन दोनों ने, ब्रजेश और राजू ने पैसा जो था वो अपने खातों में ट्रांसफ़र कर लिया। लेकिन जैसे ही पैसा ट्रांसफ़र हुआ वैसे ही पुलिस जो थी वो ब्रजेश के पीछे लग गई। अब जब पुलिस ब्रजेश के पीछे लग गई तो इनको लगने लग गया कि अगर ब्रजेश एक बार पकड़ में आ गया तो सुमित के मर्डर का जो राज है वो खुल जाएगा। तो अब अभिषेक और ये जो शिवम जायसवाल था और बाकी जो लोग थे इन्होंने प्लान किया कि जिस तरीके से हम लोगों ने सुमित को मारा है वैसे ही हम लोग ब्रजेश को भी मार देंगे और उसका जो इस बार एटीएम की पिन विन सारा कुछ पता कर लेंगे और उसकी बॉडी को भी ऐसे डिस्पोज ऑफ कर देंगे जैसे हम लोगों ने सुमित की बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया था। इन लोगों ने ब्रजेश को बुलाया और ब्रजेश की भी गला घोंट के हत्या कर दी और हत्या करने के बाद जो लाश थी इन्होंने गंगा में फेंक दी। 2 दिन बाद ब्रजेश की जो लाश थी वो पुलिस को मिल गई। अब पूरा फोकस जो था पुलिस का वो ब्रजेश का जो मर्डर हुआ था उस पर आ गया और इनको लगा कि अब शायद हम लोग बच जाएंगे। अब पुलिस तफ्तीश करती रहेगी ब्रजेश के मर्डर की और अब कोई ऐसा है नहीं जो पूरी राज उगल दे। इसके बाद इन्होंने जो दूसरा जो लड़का था जिसके खाते में पैसा ट्रांसफ़र हुआ था जिसका नाम राजू था उसको बुलाया और उससे बोला कि अब तुम एक काम करो, तुम्हारे खाते में जितना भी पैसा है उसको निकालो, उसके बाद फिर हम लोग आपस में बांट लेंगे। तो राजू जो था उसकी भी नीयत डोल गई और उसने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि मैं कोई एक भी पैसा जो मेरे खाते में ट्रांसफ़र हुआ वो मैं वापस नहीं करूँगा और ना ही मैं किसी के साथ इसको बंटवारा करूँगा, और अगर तुम मेरे साथ जोर ज़बरदस्ती करोगे तो मैं सीधा बता दूंगा कि इस तरीके से तुमने सुमित का मर्डर कर दिया है। तब तक उसको ये नहीं मालूम था कि ब्रजेश का भी मर्डर इन्होंने किया है, उस तरीके से ये लोग टच में नहीं थे। तो अब अभिषेक और इन सब लोगों के सामने संकट आन खड़ा होगा कि हम लोगों ने इतनी मेहनत करी, जिस पैसे के लिए हम लोगों ने 2 मर्डर कर दिए, 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और वो पैसा भी हम लोगों को नहीं मिल रहा। तो इन लोगों ने फिर प्लान किया कि अब अगर ये पैसा हमारे पास नहीं आएगा तो किसी के पास नहीं जाएगा। तो इन्होंने राजू को भी उसी तरीके से एक साजिश के तहत बुलाया और राजू का भी गला घोंट कर इन लोगों ने इसकी हत्या कर दी और जो बॉडी थी वो उन्होंने गंगा नदी में फेंक दी। हालांकि अभी तक जो राजू की बॉडी है वो पुलिस बरामद नहीं कर पाई है और अभी भी उसकी जो तलाश है वो जारी है। पुलिस ने अभिषेक और शिवम के बयान पे, अभिषेक के बयान पे जितने भी जो लड़के थे इस मामले में करीबन 6 लड़के जो थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस मामले में 2 लड़के जो हैं जिसमें सौरभ और सोनू नाम के जो 2 लड़के हैं वो अभी तक फरार चल रहे हैं और पुलिस उनकी तलाश में छापेमारी कर रही है। और पुलिस ने इनके पास से कुछ रकम भी बरामद की है, 2,48,000 रुपये इन लोगों ने बरामद किए हैं।
सुमित और जो ब्रजेश का मोबाइल था वो भी पुलिस ने बरामद किया है। वो गाड़ी भी पुलिस ने बरामद करी है जिससे बॉडीज़ को डिस्पोज ऑफ किया गया था, ले जाके फेंका गया था। तो कुल मिला के करीबन साल भर ये पुराना मामला था और साल भर पुलिस ने तफ्तीश करने के बाद और जो भी इस मामले में आरोपी हैं उन लोगों ने पुलिस को बहुत उलझाने की कोशिश करी, एक के बाद एक मर्डर करते गए और जो सुराग थे, जो एविडेंसेस थे, जो सबूत थे उनको मिटाने की भरसक कोशिश करी। और इसी सबूतों को मिटाने के चक्कर में पहले जो मेन मर्डर था वो तो सुमित का था ही, लेकिन इसके बाद जो सबूत थे उनको मिटाने के लिए पुलिस से बचने के लिए 2 और मर्डर किए जो ब्रजेश और राजू के किए गए थे। तो इस तरीके से पुलिस ने साल भर पुरानी एक मिस्ट्री सुलझाई। पुलिस को लगा था कि जो सिरा पुलिस पकड़ रही है उसमें केवल एक ही जो मर्डर है वो सॉल्व होगा, लेकिन पुलिस ने जब सिरा पकड़ा और तफ्तीश करी तो एक नहीं करीबन बल्कि 3 जो मर्डर थे वो सॉल्व हो गए। तो कुल मिला के बड़ी अच्छी तफ्तीश थी, लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस थोड़ा और एक्टिव होती तो मेरे ख्याल से ये जो 2 लड़के हैं ब्रजेश और राजू, इनकी जान बच सकती थी। हालांकि जो सुमित था उसका तो मर्डर हो ही गया था, लेकिन पुलिस और एक्टिवली अगर इस मामले की तफ्तीश करती तो शायद इन दोनों लड़कों की जो जान थी वो बचाई जा सकती थी। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।